हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कावेरी बुक का हम भारत और लैंड पढ़ रहे थे। पोम हमने समझ ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 जो था चेक योर अंडरस्टैंडिंग का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोम। अब पोम से रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछी गई हैं, उसको आपको आंसर करना है। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स, फर्स्ट क्या है? द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स की पोम को पढ़ने के बाद रीडर्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, कैसा मूड बना होगा, वो बताना है। सेकंड, द पोएट्स एटीट्यूड, टोन, पोएट की पूरे पोम को लिखते वक्त या बताते वक्त कैसा एटीट्यूड था, किस टोन में उसने लिखा है, वो बताना है। तीसरा, द राइम स्कीम, राइम स्कीम बतानी है आपको पोम की। और फोर्थ है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो ये दोनों हम एंड में समझेंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। तो पोम को पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कैसा मूड हुआ आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो क्या लिखा है हमने? द मूड इज सेलिब्रेटरी, जनरेटिंग अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, प्राइड एंड रेवरेंस फॉर द मदरलैंड। क्या लिखा है कि पूरी पोम में द मूड इज सेलिब्रेटरी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जो है, हम भारत के वासी, इस बात का हम जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। जनरेटिंग अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना, पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर आ जाता है एंड तक आते आते। प्राइड फील होता है हमें, और मदरलैंड के लिए रेवरेंस फील होता है, मतलब रिस्पेक्ट। रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, उसके लिए हमारे मन में एक रिस्पेक्ट जाग जाती है। चलिए सेकंड क्या है? द पोएट्स एटीट्यूड। पोम को लिखते वक्त पोएट का एटीट्यूड कैसा था, क्या फील होता है आपको? तो सेम ही चीज हम लिखेंगे कि जो पोएट है, जो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो लिखना चाह रहे थे वो हमें फील हो गया। ओके, तो द टोन इज, टोन कैसी थी पोएट की? रेवरेंशियल, सेलिब्रेटरी एंड पेट्रियोटिक। कैसी टोन थी? रेवरेंशियल, मतलब वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और पेट्रियोटिक एटीट्यूड था उनका, देशभक्त बन के वो बिल्कुल देशभक्ति उनकी दिख रही है यहाँ पे। एक्सप्रेसिंग प्राइड एंड डिवोशन फॉर इंडियाज नेचुरल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रिचनेस। और कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं, उनको कितना गर्व है, और वो कितने डिवोटेड हैं अपनी मदरलैंड के लिए, और वो कितना प्राउड फील करते हैं उसकी जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है उसको लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे यहाँ की कल्चरल रिचनेस हो, सभी चीज को लेकर उन्होंने यहाँ पे बात की है। आगे है द राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है बेटा? तो सबसे पहले राइम स्कीम समझते हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती है? जैसे ये आपकी पोम का फर्स्ट स्टैंजा है, तो जब भी आपको राइमिंग स्कीम निकालने का बोला जाएगा तो जो आपके लास्ट के वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है आर्स, फिर है आपका अर्थ, फिर है आपका आर्स, फिर आपका ग्रेस। तो ये जो लास्ट के आपके वर्ड्स हैं, आपको इनको ऑब्जर्व करना रहता है, पहली चीज। अब अगर ये वर्ड एक दूसरे से राइम हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्स जो है वो मान लो किसी से राइम हो रहा होता, तो हम इसको इस प्रकार से ABCD करके राइमिंग स्कीम निकालते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पे बताइए, क्या कोई भी वर्ड आपको राइम होता हुआ दिख रहा है? जैसे अगर मैं बात करूँ आर्स की, तो ये तो रिपीट हो गया, आर्स का आर्स, ठीक है। फिर अर्थ, ग्रेस, दैम, हर, कुछ भी राइम हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब इस पूरी पोम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी पोम जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसे हम फ्री वर्स बोलते हैं। तो दिस पोम इज अ फ्री वर्स। हम डायरेक्ट फ्री वर्स भी लिख सकते हैं या नो राइमिंग स्कीम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? द पोम फॉलोज अ फ्री वर्स स्ट्रक्चर। तो जो पोम है वो फ्री वर्स स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। मीनिंग इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड राइम पैटर्न, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे फ्री वर्स। एक कारण इसका ये भी है, वैसे कारण आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये तमिल पोम थी और उससे इसको ट्रांसलेट किया गया है। हो सकता है वो जो तमिल पोम हो उसमें की राइम स्कीम हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांसलेशन है तो इसलिए भी इसमें कोई राइम स्कीम नहीं हमको देखने को मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज और मैं अभी आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन आएगा तो आप अभी समझ लीजिए। ये जो आपको डैश दिख रहा है यहाँ पे, ये डैश को हम हाइफन बोलते हैं, ठीक है। और आप देखिए हर एक लाइन छोड़ के एक लाइन में आपको क्या दिख रहा है? हाइफन दिख रहा है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी से बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ था हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मतलब उसे हमने क्या करा? हमने उस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे आप देखते हो टॉम एंड जेरी, ठीक है, वहां पे क्या है? एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर से बनाया एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पर्सन की क्वालिटीज दे दी कि उसकी जेरी के साथ वो बात कर रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने स्टोरीज में देखा होगा, शेर ने चूहे को ऐसा कहा, तो क्या सच में ये एनिमल्स बात करते हैं? नहीं करते हैं। इन्हें किसकी क्वालिटीज दे दी? पर्सन की क्वालिटीज दे दी। तो बस हमने उन्हें क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया। और यही एक लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस
डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो हमें उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो चलिए, पहला क्या है आपका, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी पोम में क्या हमने किसी पर्सन की बात की नहीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शी यूज हुआ है और यहाँ पे हर यूज हुआ है। शी और हर फीमेल के लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो ये जो लाइन है किसके पहले आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, ये जो सनी गोल्डन लैंड है ये हमारी है। शी इज पियरलेस, और इसका कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता है, ये अनमैचेबल है, ठीक है, अनमैच्ड है। तो यहाँ पे लैंड, जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हम भारत को क्या बोलते हैं, भारत माता की तरह, हम एक लेडी की तरह उन्हें सम्मान देते हैं। तो हमने लैंड को पर्सन की तरह ट्रीट करा है, मदर की तरह ट्रीट करा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज पर्सोनिफाइड, इंडिया को पर्सोनिफाई किया है एज एन, सॉरी, यस अब आ जाएगा, एज एन अनपैरेलल्ड मदर फिगर। इंडिया को एक पर्सन की तरह हमने ट्रीट करा है, एक ऐसी मदर जिसके समान कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, द जेनरस गंगा, गंगा माता बोलते हैं हम, ठीक है। तो वापस से हमने गंगा को पर्सोनिफाई करा है। अब यहाँ पे शी और हर तो यूज हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेनरस वर्ड है, जेनरस मतलब क्या होता है, उदार दिल वाला, बड़े दिल वाला, जो सिर्फ देना ही जानता है, लेना उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो जिसका दिल बहुत बड़ा रहता है, तो वो तो किसी पर्सन का होता है। लेकिन गंगा तो एक रिवर है, तो इसका मतलब हमने गंगा को भी क्या करा है, पर्सोनिफाई करा है। तो आगे क्या लिखा है इसके, द रिवर इज गिवन द ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ जेनरोसिटी। तो जेनरोसिटी का हमने ह्यूमन ट्रेट जो है वो गंगा रिवर को दे दिया, तो इसलिए ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड है आपका द माइटी हिमवंत, हिमालय पर्वत को हमने बहुत माइटी बोला, बहुत ताकतवर बोला। तो ताकतवर कौन होता है, पर्सन होता है, उस पर्सन के लिए यूज होता है माइटी वर्ड तो, लेकिन हमने हिमालय को ताकतवर बोला है, ठीक है। वो बड़ा है, लार्ज है, वो बात अलग है, लेकिन हमने उसकी स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात की है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द हिमालयाज आर पर्सोनिफाइड एज अ मैजेस्टिक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर। वो क्या है, हमने उसको यहाँ पे क्या बताया कि वो एक बहुत बड़ा सा है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ हिमालय हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। वापस से हमने हिमालय को पर्सोनिफाई कर दिया। अब आपकी टीचर आपसे जितना लिखने को बोले, 1 2 3 उतने एग्जाम्पल्स आप इसके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, What is the impact of the refrain she is peerless, let's praise her। अब यहाँ पे ये जो पहले रिफ्रेन का मतलब समझ लेते हैं। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन को बार बार किसी वर्स में, मतलब किसी स्टैंजा में एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो ये लाइन जो है वो 2 बार रिपीट हुई है। एक तो स्टैंजा 1 के बाद में आप देखिए जरा बुक में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, और एक इस पूरी पोम की या थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन जो है वो भी आपको यही देखने को मिलेगी। मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसे हम कहेंगे, रिपीट होने को हम क्या कहेंगे, रिफ्रेन। तो ये जो लाइन रिपीट हुई है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब इसको अगर रिपीट नहीं करते तो क्या, और अगर इसको रिपीट करा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्या लिखा हमने, The refrain, she is peerless, let's praise her, creates a strong feeling of pride and patriotism। तो सबसे पहले जैसे ही हम पूरा सब बोलते हैं और आखिरी में बोलते थे कि ये तो पियरलेस है, ये अनमैच्ड है, चलो इसकी मतलब हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसकी बढ़ाई करनी चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, प्राइड की, गर्व की, और पेट्रियोटिज्म की जो एक फीलिंग है वो जनरेट हो जाती है। आगे, इट रिपीटेडली रिमाइंड्स द रीडर दैट इंडिया इज यूनिक एंड अनमैच्ड। और क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो बार बार ये रीडर को ये याद दिला रही है कि जिस भारत में हम रहते हैं, जिस भारत में आप रहते हो, वो एकदम यूनिक है और वो अनमैच्ड है। तो और ज्यादा पेट्रियोटिज्म की फीलिंग क्या हो जाएगी, इससे आ जाती है। आगे, दिस रिपीटेशन ऑल्सो एम्फेसाइजेस एडमिरेशन फॉर द कंट्री एंड एनकरेजेस पीपल टू रिस्पेक्ट, ऑनर एंड सेलिब्रेट देयर मदरलैंड। साथ ही साथ में इसका जो रिपीटेशन है वो इस बात पे जोर दे रहा है, कहीं ना कहीं इस फीलिंग को एकदम सुदृढ़ कर देता है, मतलब पक्का कर देता है कि जो हमारी जो कंट्री है वो उसकी तारीफ करने के लिए उसको पसंद करना चाहिए, उसके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए हमारे मन में। और पीपल के अंदर कहीं ना कहीं किस चीज़ के लिए एनकरेज कर रहा है, वो लोगों को एनकरेज कर रहा है कि अपनी मदरलैंड की, मतलब उसकी कद्र करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको सेलिब्रेट करो, कि आप इस चीज़ का जश्न मनाओ कि आप इस ऐसे देश के क्या हो, वासी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। आपको एक सेंटेंस गिवन है, इसे आपको पढ़ना है, समझना है और अप्रोप्रिएटली कंप्लीट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इंडिया इज मेटाफरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड, सजेस्टिंग दैट इट इज। तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है
जो कि है आपका एक पोएटिक डिवाइस, वो है आपका मेटाफर। मेटाफर, ठीक है, उसी से ये वर्ड बना है मेटाफोरिकली। तो मेटाफर क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। मेटाफर क्या होते हैं, जब कोई दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उनको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टाइम इज मनी। मैंने बोला टाइम इज मनी, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, टाइम और मनी। तो यहाँ पे टाइम इज मनी, समय ही पैसा। इससे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जितना इंपॉर्टेंस आप मनी को देते हो, उतना इंपॉर्टेंस आपको टाइम को देना चाहिए। दूसरी चीज, जिस प्रकार से आप मनी वेस्ट नहीं कर देते हो, ऐसे ही बस उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जरूरत होती है जब हम खर्च करते हैं उसको, और मतलब सोच समझ के खर्च करते हैं, वैसे ही उतना ही दिमाग हमें टाइम को स्पेंड करने में भी लगाना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या कहा, टाइम इज मनी। तो ये एक मेटाफर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, द क्लास वॉज लाइक अ जू। मतलब मैं किसी क्लास में गई, क्लास में बहुत शोर शराबा हो रहा था, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, कोई भी एक जगह बैठा हुआ नहीं। तो मैंने क्या बोला, बिल्कुल बोलते ना, ये तो बिल्कुल चिड़ियाघर में आ गए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो क्लास को हमने यहाँ पे जू से कंपेयर करा, ठीक है। तो जू एक अलग प्लेस है, क्लास में अलग है, लेकिन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी कि वहाँ जानवर घूमते रहते हैं। सॉरी, आपको नहीं बोल रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। तो जैसे जू में बहुत ज्यादा शोर शराबा, एनिमल्स नहीं रहते, वैसे क्लास को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिया को मेटाफरिकली डिस्क्राइब किया गया है। तो इस लाइन के रेफरेंस में आपको अब अपना आंसर लिखना है, दिस सनी गोल्डन लैंड। तो यहाँ पे ये क्या सजेस्ट कर रहा है, मतलब लैंड, इंडिया जो लैंड है उसके लिए क्या बोला गया है, सनी गोल्डन लैंड, ठीक है। तो क्या सजेस्ट कर रहा है ये, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या ब्लेस्ड विद, मतलब जो इंडिया है वो काय से ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड विद इमेंस प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल रिचनेस एंड कल्चरल ग्लोरी। मतलब जो इंडिया है वो बिल्कुल ब्लेस्ड है, उसमें बहुत ज्यादा समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है, हर खूब स्पिरिचुअल रिचनेस भी भर भर के है, और कल्चरल ग्लोरी भी है। हर तरीके से ये क्या है, समृद्ध देश है, ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। चलिए अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द पोएट यूजेस सिंबोलिज्म। अब पोएट ने सिंबोलिज्म का यूज करा है। आगे, मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देना चाहूंगी मैं, सिंबोलिज्म क्या होता है वो समझिए। जैसे मैं बोलूँ रेड कलर, तो रेड कलर लव का भी होता है। अगर मैं वो ट्रैफिक सिग्नल में बात करूं, तो रेड का मतलब क्या होता है, वहां पे स्टॉप, मतलब एक कलर जो इस चीज का सिंबल है। रेड कलर खतरे का भी रहता है, ठीक है, डेंजर का भी रहता है। अगर मैं हार्ट शेप की बात करूं, हार्ट मतलब, ठीक है, सो ये जो हार्ट है, ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, लव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मैंने हार्ट बनाया, आपके दिमाग में रेड कलर आ गया होगा, और अभी हम रेड कलर की बात कर रहे थे। तो एक पर्टिकुलर चीज जो है वो किसी चीज को सिंबलाइज कर रही है, दैट इज सिंबोलिज्म। तो यहाँ पे पोएट ने काफी सारे सिंबोलिज्म यूज करे हैं। तो कॉलम 1 में सारे आपको वर्ड्स दिए हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको कॉलम 2 में गिवन है, आपको मैच करना है। तो चलिए पहले खुद से ट्राई करते हैं। कॉलम 1 में लिखा है हिमवंत, फिर है आपकी गंगा, थर्ड उपनिषद, फोर्थ गैलेंट। इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया है, तो आप चाहो तो बुक में से करो, स्क्रीन ज्यादा ना देखो, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ है आपका ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा, सिक्स्थ सनी गोल्डन लैंड। अब हम कॉलम 2 में पढ़ लेते हैं, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट, ठीक है। फिर सेकंड है आपका स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी, थर्ड है प्योरिटी एंड जेनरोसिटी, फोर्थ रिचनेस एंड ग्लोरी, फिफ्थ स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, सिक्स्थ इज योर करेज एंड विजडम। तो बहुत सारे तो आपको अभी आ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए हिमवंत का क्या लगता है आपको, हिमवंत क्या था, ताकत बताई थी, तो कौन सा होना चाहिए उसका, फिफ्थ वाला, दिस वन। स्ट्रेंथ एंड परमानेंस की, हिमालय कैसा है, परमानेंट है, वहीं का वहीं है और बहुत ताकतवर है। फिर है मतलब हिमालय जो है वो स्ट्रेंथ और परमानेंस को रिप्रेजेंट, सिंबोलिज्म मतलब हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर गंगा, गंगा में क्या बताया था, प्योरिटी, ठीक है, कि वो कितनी प्योर है और कितनी जेनरस है। तो थर्ड वाला हो जाएगा आपका सेकंड, ओके, थर्ड मतलब सेकंड का थर्ड। फिर है आपका उपनिषद्स, उपनिषद्स क्या है, बहुत पुराने टाइम से पूर्वज, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो फिलॉसफी, उसमें जो फिलॉसफी दी है, तो फिलॉसफिकल लिगेसी और स्पिरिचुअल, ये दोनों चीजें हैं, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ओके। फिर है आपका गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस। तो गैलेंट वॉरियर्स जो वीर जो सोल्जर्स थे हमारे, ठीक है, उनका करेज, और सेजेस से क्या समझ में आती है, उनकी बुद्धि, विजडम, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ। फिर क्या है आपका ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज मतलब कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो आपको पता चल जाए,
क्या था वो, हाँ, ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ आपको पता चल जाए, और बोलते हैं ना वो आत्मा और वो सब एक है, ये सब ठीक है। तो नॉलेज और एनलाइटमेंट की बात जो है वो इसमें की गई है। तो आपका ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा, ये आ जाएगा आपका फिफ्थ वाला। ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, ये हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको खुद से ट्राई करना चाहिए था। मैं सिर्फ आपको करने का तरीका बता रही हूँ कि आप इस प्रकार से ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आता है तो। सनी गोल्डन लैंड, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो कैसी है, ये है आपका रिचनेस एंड ग्लोरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर्स कितने सही है। ये रहे आंसर्स, चेक कर लीजिए आप इसमें से और जल्दी से अपनी बुक में फिल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिक्स, द पोएट यूजेस इमेजनरी, इमेजनरी वापस से एक पोएटिक डिवाइस है, ब्रैकेट में उसका मीनिंग भी लिखा है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेस। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि इमेजनरी मतलब कि जब आप पोम को पढ़ रहे थे, लाइंस को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपके दिमाग में इमेजेस आने लग गई होंगी उन चीजों के, ठीक है, बस वही होता है इमेजनरी। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स लिखने हैं, तो मैंने तीन दिए हैं, आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। जैसे विजुअल इमेजनरी के दो एग्जांपल्स हैं, एक ऑडिटरी इमेजनरी का है, तो आप चाहो तो एक ऊपर का लिख लो, एक नीचे का लिख लो, चाहो तो ऊपर वाले ही दोनों लिख लो। जैसे ही मैंने बोला, अब पहला हम समझते हैं विजुअल इमेजनरी। तो क्या है, फर्स्ट माइटी हिमवंत। तो माइटी हिमवंत जैसे ही मैंने बोला, और मैंने आपको बोला हिमालय पर्वत की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज बन गई होगी। देखिए आगे क्या लिखा है, दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द टावरिंग मैग्निफिशेंट हिमालयास। तो जैसे ही हम उसकी बात कर रहे थे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पहाड़ जैसे बड़े बड़े, और ये सब आपको, आप भले ही बैठ के ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपकी टीचर समझा रही थी तो आपके दिमाग में इमेजेस आने लग गई थी। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजनरी। सेकेंड इज योर सनी एंड गोल्डन लैंड। अब जैसे ही मैं बोला एक लैंड जो कि बिल्कुल सनी एंड गोल्डन है, तो क्या आया दिमाग में कि एक लैंड एरिया है जिसपे कि पूरी फसल लगी हुई है, जो पूरी तरीके से पक चुकी है। जब आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई विलेज एरिया है, तो वहां पे पूरी जब फसल पक जाती है तो पूरा दूर दूर तक पूरा गोल्डन, आपको सब पूरा गोल्डन दिखेगा, आपको बिल्कुल लैंड तो दिखेगी ही नहीं। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनी, दिस फॉर्म्स अ पिक्चर ऑफ सनी फील्ड विद बाउंटीफुल गोल्डन हार्वेस्ट। मतलब एक लैंड है जिसपे खूब जो है फसल उग रही है, ठीक है, खूब अमाउंट में। तो इसे ही बोलते हैं प्रोस्पेरिटी, एक प्रकार से कि आप बहुत अच्छे से सारी चीजें हार्वेस्ट मतलब उगा पा रहे हो। तो इस प्रकार की इमेज आएगी, दैट इज योर विजुअल इमेजनरी। अब ऑडिटरी इमेजनरी मतलब ऑडियो से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, तो उसका भी एग्जाम्पल था, वो क्या था, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक। एकदम जो डिवाइनेस्ट म्यूजिक है, ठीक है। तो जैसे ही म्यूजिक की बात करिए, और चलो यहाँ से ना समझ में आया तो जो आगे वाली लाइन थी, जब मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी भजन वगैरह हो गए, आपके मंत्र उच्चारण, ये सब यही भारत में ही होते हैं, ये सारी चीजें भारत से ही आई है, ठीक है। पूजा पाठ बाहर फॉरेन वगैरह में नहीं होता ये सब। तो यहाँ पे आपको जैसे ही मैंने ये समझाया, क्या इमेजिन हुआ, दिस मेक्स अस इमेजिन अ सूथिंग हेवनली म्यूजिक दैट इज मेलोडियस एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। तो ऐसा एक म्यूजिक आपको दिमाग में आया होगा, या ऐसे कानों में, जैसे हम गाने के अगर लिरिक्स बोलें तो उसकी धुन हमारे दिमाग में चलने लग जाती है, ठीक है। तो वैसे ही एक मेलोडियस सा, एक ऐसा म्यूजिक आपके दिमाग में आया होगा जो कि आपके अंदर से एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी क्या होगा, वो ला रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, What is the impact of the use hyphens in the first stanza? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टेंजा 1, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि एंड में जो है वो डैश आ रहे हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, ऐसे डैश आ रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, एक लाइन के बाद हर लाइन में, ठीक है। तो मतलब एक लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, ऐसे डैश आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं हाइफन। ओके, सो इन हाइफन्स का क्या यूज है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है पोम में, यूज नहीं, इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ये हाइफन लगाएं इससे क्या फर्क पड़ा, तो वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। 5 ऑप्शन आपको नीचे गिवन है, कौन सा सही है उसको, मतलब कौन सा सही है कि हाँ हाइफन लगा है तो ये चीज हमको देखने को मिली है, वो आपको टिक करना है, ट्रू लिखना है उसके आगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्या है, क्रिएट्स डेलिब्रेट पॉज टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड प्राइड। देखिए जब भी डैश आता है या हाइफन आता है, वहां पे आपको एक पॉज लेना रहता है, रुकना रहता है। तो जैसे ही ये पॉज, मतलब जानबूझ के वहां पे हाइफन लगाए गए ताकि आप वहां पे एक पॉज क्रिएट करो, और उसके बाद में फिर जब आप अगली लाइन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपको प्राइड वाली फीलिंग आएगी, एडमिरेशन होगा। तो क्या ऐसा है, तो चलिए मैं आपको फर्स्ट लाइन पढ़ के बताती हूँ एक बार।
तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द माइटी हिमवंत, द माइटी हिमवंत इज आर्स, देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। ठीक है, तो पहली लाइन में बता दिया कि माइटी हिमवंत की बात हो रही, फिर मैंने एक पॉज लिया और उसके बाद में एकदम से क्या बोला कि इसके बराबर तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइड वाली फीलिंग आ गई कि हाँ यार, मतलब ये हमारे पास है। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, ट्रू हो जाता है। सेकंड है आपका एम्फेसाइजेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये जो हाइफन है, ठीक है, इसमें ऐसा है क्या कि एक साइड पे उसकी स्ट्रेंथ लिखी है और फिर हाइफन के बाद दूसरी लाइन में उसकी वीकनेस बताई गई है, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो ये सेकंड वाला आपका क्या है, क्रॉस है। थर्ड पे आ जाते हैं, लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चैंट लाइक रिदम। तो ये जो हाइफन है इसके कारण से, अदरवाइज हम इनको सेंटेंस की तरह पढ़ते हैं, द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आर्स। तो एक जो लिरिकल एक लय जो आया है वो इस हाइफन के कारण आया है कि द mighty Himwant is ours, there is no equals anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her, which other river can match her grace. तो एक रिदम बन रहा है, तो यस जी हाँ बन रहा है, तो थर्ड वाला आपका हो जाता है करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है आपका सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी इन द पोएट्स क्लेम्स अबाउट इंडिया। पोएट ने पूरी पोम में अलग अलग क्लेम करे हैं, तो हाइफन जहाँ पे लगा है वहां पे ऐसा लग रहा है कि पोएट जो है वो श्योर नहीं है। ठीक है, वो अनसर्टेन, वो हेजिटेट कर रहा है बोलने में, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, तो फोर्थ वाला भी आपका क्रॉस हो जाता है। फिफ्थ, प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज ग्रेटनेस बिफोर द हाइफन एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन। तो ऐसा कुछ है क्या कि हाइफन के पहले उसने एक इंडिया की ग्रेटनेस लिखी है और फिर हाइफन के बाद उसने उसी चीज को जोर देने के लिए, यूनिकनेस बताने के लिए उससे रिलेटेड कुछ लिखा है, तो हाँ ऐसा है। मेक्स अ स्ट्रॉन्ग एजर्शन अबाउट इट्स यूनिकनेस आफ्टर द हाइफन, हाइफन के बाद में वो उस चीज पे एजर्ट्स कर रहा है, बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी है, तो ऐसा कुछ था, तो हाँ था। तो फिफ्थ वाला भी आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। देखिए मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि दूसरा वाला देखते हैं, यही देख लेते हैं, द माइटी हिमवंत इज आर्स। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ग्रेटनेस हो गई कि यहाँ पे हिमवंत की बात हो रही, हिमालय की बात हो रही है, और फिर हाइफन के बाद में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग असर्शन में उसने कहा है, डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल कि हाँ देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, इस अर्थ पे कोई ऐसा है ही नहीं जो उसको उसके इक्वल भी आ सके। ठीक है, उसके साथ उसको कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल ये प्रूफ हो जाता है फिफ्थ वाला आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now this is your eighth question. Yes, the poet uses hyperbole in the poem. अब poem में poet ने hyperbole यूज करी है। hyperbole क्या होती है, जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर मुझे इसको बहुत ज्यादा, मुझे, या फिर मैं क्या बोलूंगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों का ध्यान एकदम अचानक जाए बिल्कुल सब, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा सिर इतना दुख रहा है मानो अभी फटने वाला है। ठीक है, तो क्या सच में किसी का सिर आपने देखा है कि इतना दर्द हो रहा है कि सिर ही फट जाता है? नहीं, आपको जो वर्ड्स यूज हुए उन वर्ड्स पे नहीं जाना है, लिटरल वर्ड्स पे नहीं जाना है, सिर्फ अपनी बात पे जोर डालने के लिए लोग हाथों हाथ उस पर रिएक्ट करें, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या गिवन है बुक में वो पढ़ते हैं। हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं, दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एक्सेशरेशन टू हाईलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए, किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए और ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, आपको वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स यूज हुए हैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग नहीं लेना है, बट is used to make something sound more impressive और intense। किस चीज को impressive बनाने के लिए, उसको intense बनाने के लिए हम hyperbole का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बुक में क्या गिवन है। My luggage weigh a ton, क्या बोला उसने, मेरा जो सामान है, जब आप कहीं जाते हो तो आपके पास लगेज होता है, एक या दो बैग, तो उसका बैग भारी था, तो उस बात को उसने क्या बोला कि मेरा जो लगेज है वो तो 1 टन जितना भारी है। ठीक है, तो क्या आगे क्वेश्चन भी पूछा है, देखिए, डस द लगेज एक्चुअली वे अ टन, तो क्या अभी आपने सुना है किसी का सामान ही 1 टन के बराबर नहीं होता है। अगला, शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल
वाइड। आगे क्या लिखा है कि वो इतनी खुश थी कि उसके जो चेहरे की स्माइल थी वो 1 मील चौड़ी थी। तो क्या किसी के चेहरे की स्माइल 1 मील चौड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हाइपरबली के बारे में हमें इतना ही दिया है, चैप्टर में से कुछ फाइंड नहीं करना है। फिर भी कभी एग्जाम में मैडम पूछ ले कि बताइए हाइपरबली का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ हाइपरबली पोम में यूज हुआ है वो बता दिया है। जैसे देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, इसके बराबर, इसके इक्वल तो कोई है ही नहीं। ठीक है, मतलब वो बहुत बड़ा परमानेंट है हिमालय। तो यहाँ पे हम हिमालय की ग्रेटनेस, उसकी ग्रेटनेस को और बढ़ाने के लिए हमने ऐसी लाइन यहाँ पे लिखी है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो ये गंगा के लिए लिखा था। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखी है, दिस रेटोरिकल क्वेश्चन exaggerates graceful movement of the river। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक प्रकार से एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये, ठीक है, कि कौन सी दूसरी रिवर है जो उसकी ग्रेस को मैच कर सकती है। तो ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन आप बताइए मुझे कि आपको ऐसा लगा कि मैं आपसे आंसर की उम्मीद कर रही हूँ? नहीं, ये सिर्फ अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। अब आगे एक और क्वेश्चन है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने उपनिषद्स की बात की थी कि उपनिषद्स कितने, हाँ, कि उपनिषद जो सैक्रेड उपनिषद है वो हमारे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा था, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो ऐसा कौन सा स्क्रिप्चर्स है जिसका नाम भी सिर्फ उपनिषद के साथ लिया जा सके। ठीक है, तो वापस मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की मदद से मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कैसे हैं, इनकम्पेरेबल है, उनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है किसी से, ये मैं बताना चाह रही हूँ। शी इज फियरलेस, यहाँ पे ये क्या है, एक ओवर स्टेटेड क्लेम है टू एलिवेट हर पोजीशन। भारत की जो पोजीशन है उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए मैंने क्या बोल दिया, वो तो अनमैचेबल है, पियरलेस है। आगे और एग्जाम्पल से कोई से भी दो लिख सकते हैं आप। फोर्थ है आपका, डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। यहाँ पे जो सबसे डिफाइन म्यूजिक होता है वो आपको सुनने को मिलेगा, तो ये स्पिरिचुअल के लिए हमने लिखा था कि इतना अच्छा म्यूजिक है। एंड ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स फाउंड हियर, और ये लैंड तो इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे सारी चीजें, जितनी भी ऑस्पिशियस चीजें हैं जो गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में लेकर आएंगी, वो सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाह रहे हैं कि सारी अच्छी चीजें जो है उस कंट्री में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस में हाइपरबोली का यूज किया गया है। चलिए, अब अगला है आपका 9th, दिस पोम इज एन ओड। अब ये जो पोम है इसे क्या कहा गया है कि ये एक ओड है। तो ये ओड कैसे है, अब ओड क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। एन ओड इज अ लिरिकल पोम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन, प्रेज एंड और रेवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो ऑड एक पोम को हम कब बोलते हैं, जब वो पोम एक लिरिकल पोम हो और उस पूरी पोम में किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या आइडिया की तारीफ की गई है, भर भर के उसकी प्रशंसा की गई है, उसका रिस्पेक्ट शो किया गया है, उसकी बढ़ाई की गई है, लाइकिंग शो की गई है, तो ऐसी पोम को हम कहते हैं ऑड। आगे क्या लिखा है, इट इज ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड एंड फॉर्मल स्टाइल। तो सबसे दूसरी चीज क्या है कि फॉर्मल स्टाइल में लिखी जाती है, एलिवेटेड वे में लिखी जाती है, मतलब वही हाइपरबली वाली बात हो गई कि बढ़ा चढ़ा के चीजें बताई जाती है। जब आप किसी की तारीफ करते हो, ठीक है, तो कोई भी इंसान किसी की तारीफ करता है तो और 4 सेंटेंस एक्स्ट्रा बोल देगा, ठीक है, तो वही होता है एक एलिवेटेड वे। आगे क्या लिखा है, सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विद एंथुजियाज्म एंड इमोशन। और पूरी ही पोम में, जब भी कोई पोम ओड होती है तो पूरी पोम में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था भारत और लैंड, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूरी पोम में बहुत ही उत्साह से, एंथुजियाज्म मतलब बहुत ही उत्साह से, और सारे इमोशंस जो है वो पोएट ने उसमें शो करने की कोशिश करी। इस प्रकार से एक ओड को लिखा जाता है। एन ओड एंड ओड्स लैंग्वेज इज ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव। ओड की जो लैंग्वेज रहती है वो बहुत ही ग्रैंड रहती है और एक्सप्रेसिव रहती है। एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ इट्स सब्जेक्ट। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, हम उसकी तारीफ लिख रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज है, सारी की सारी क्वालिटीज हम उसमें बताने की, हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है एंड में, नाउ आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम दैट करस्पॉन्ड्स टू इट बीइंग एन ऑड। तो वही ऑड के मतलब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे कि हम ये बोल सकें कि हाँ, ये प्रूफ करता है कि ये जो पोम है वो एक ऑड है। तो चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल शोइंग द पोम इज एन ऑड। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, कितने हैं टोटल, 6 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। आप चाहो तो 1 2 2 तो लिखो, ठीक है, 2 से ज्यादा आप देख लीजिए, अगर आपकी मैम डिमांड करती है तो आप और
और जो है वो नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 2 लिखना ही है आपको, ताकि ये शो हो जाए कि हाँ देखिए ये जो लाइन्स है ये शो कर रही है कि इनमें तारीफ हो रही है, इनमें प्रेज किया जा रहा है, प्राइड शो हो रहा है, ठीक है, रेफरेंस शो हो रहा है, तो ये प्रूफ करता है कि ये क्या है, ये एक ऑड है, तो ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्या है, द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हम डीप एडमिरेशन शो कर रहे हैं इंडिया की नेचुरल ब्यूटी के बारे में। फिर द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो यहाँ पे हम प्रेज कर रहे हैं और रेफरेंस शो कर रहे हैं। अगला जो सेक्रेड उपनिषद्स हैं वो हमारे हैं। कौन सा ऐसा दूसरा उपनिषद है जिसके कौन सा ऐसा दूसरा स्क्रप्चर है जिसका नाम भी उसके साथ लिया जाए। तो यहाँ हमारी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस की हम बात कर रहे हैं कि हम कितने महान है स्पिरिचुअली। आगे 4th है आपका, सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही वही तारीफ कर रहे हैं। फिर 5th है आपका, करेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। तो हम यहाँ पे इंडिया के पास्ट की बात करें कि इतने सारे बढ़िया वॉरियर्स जो थे वो हमारी धरती के थे, और इतने सारे साधु संत जो है वो यहाँ पे उस लैंड को और पवित्र करके चले गए। तो हम इंडिया के पास्ट की, ग्लोरियस पास्ट को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर सबसे लास्ट की 2 लाइन्स में हम एक एक्सप्रेसिव और ग्रैंड लैंग्वेज में भारत को सम्मान दे रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं। तो कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं, कंटिन्यूएशन वाले 2 लिखें, या तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड, ठीक है। तो क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में लाइन रहेगी तो उसका मीनिंग अच्छे से आएगा। और फिर एंड में ये लाइन जरूर लिख लेना जो बोल्ड में लिखी है, दीज एग्जाम्पल्स प्रूव दैट द पोम एक्सप्रेसेस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रूफ करते हैं कि ये जो पोम है इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, एडमिरेशन, प्राइड, प्रेज, और यही जो है एक ऑड के की एलिमेंट्स रहते हैं, और वो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पोम है वो क्या है, एक ऑड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अवर एल्यूजन। क्या लिखा है, द पोएट यूजेस एल्यूजन इन द पोम। अब पोम में एल्यूजन का भी यूज हुआ है। क्या होता है एल्यूजन, पढ़ते हैं। एल्यूजन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, literary work or cultural element without explicitly mentioning it। तो बेसिकली एल्यूजन मतलब क्या होता है कि जो राइटर है वो डायरेक्टली आप उस चीज का नाम नहीं लेगा जिसकी वो बात कर रहा है। अब वो कोई वेल नोन, कोई बहुत प्रसिद्ध पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, इवेंट हो सकता है, कोई पुराना लिटरेरी वर्क हो सकता है, या कोई कल्चरल इवेंट होता है। वो डायरेक्टली मुंह से आपको बोल के नहीं बताएगा कि मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने बहुत पाप कर लिए, अब मुझे डुबकी लगा के आना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगी, गंगा ही होगी। क्यों, क्योंकि मैंने अब डायरेक्टली बोला नहीं आपसे कि मैं गंगा रिवर में डुबकी लगाने की बात कर रही हूँ, वहां जाने की बात कर रही हूँ, लेकिन जो सेंटेंस समझ रहे हैं आप, इनडायरेक्ट तरीके से बात की जाएगी और आपको पहचानना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आगे क्या लिखा है, The reader is expected to recognize and understand the reference based on prior knowledge। तो जो रीडर है उसे उसके पास उसे उस चीज का नॉलेज होगा, प्रायर नॉलेज होगा, उसके बेसिस पर वो उसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है। एल्यूजन्स कैन कम फ्रॉम माइथोलॉजी, रिलीजन, लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर। अब एल्यूजन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे, मतलब रिलीजन से रिलेटेड होगा तो ही आप एल्यूजन का यूज कर सकते हो। आप कहीं भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी रिलीजियस वे में यूज करा था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। अब कोई बच्चा है वो मैथमेटिक्स की क्लास में, मतलब यूं उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन मैथ्स की क्लास में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। तो मैंने क्या बोला कि वो तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल रियल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आइंस्टाइन ही बैठ के पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये किस चीज को एल्यूड कर रहा है, सॉरी, दिस एल्यूड्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। पहली चीज कि यहाँ पे अब नॉलेज होगा आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छे थे। तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैंने एल्यूड करा है, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट है, ये भले ही मैथ्स क्लास की बात हो रही है, लेकिन ये जो स्टूडेंट है
सामने वाला फिर आपसे चला के पूछेगा कि साइंस में भी इतना ही अच्छा कर लेता है क्या। अगर आपने ऐसा बोला ना कि ये बच्चा तो मैथ्स क्लास में ऐसा लगता है बिल्कुल आइंस्टाइन ही बैठा हो, तो वो उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा साइंस में, फिर वो आपसे पूछेगा क्या ये साइंस में भी इतना ही अच्छा कर लेता है। ठीक है, तो स्पेशली हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या गिवन है। नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा, ऊपर सेंटेंस था नीचे एक्सप्लेनेशन था, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि बुक में या पोम में कौन सी लाइन है जिसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए फर्स्ट क्या है आपका, an allusion to the ancient Indian scriptures that form the philosophical core and symbolize deep wisdom and enlightenment। तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात की जा रही है जो कि हमारा फिलोसॉफिकल कोर बनाते हैं और एक डीप विजडम और एनलाइटमेंट की बात करते हैं। तो कौन सी लाइन है वो, द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन एल्यूजन टू द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। अब ऐसी कौन सी लाइन है, एल्यूजन कौन सा है जिसमें कि स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ, जिसमें कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है कि आपको परम सत्य पता चल जाएगा और अल्टीमेट ट्रूथ पता चल जाएगा। तो वो कौन सी लाइन थी, वो लाइन थी आपकी हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, ब्रह्म नॉलेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, लास्ट एन एल्यूजन टू गौतम बुद्ध टीचिंग। कौन सी लाइन है जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग की बात हो रही है, उन टीचिंग्स में इंक्लूडेड है उन्होंने जो प्रीच करा वो क्या था, कंपैशन, नॉन वायलेंस एंड एनलाइटमेंट। साथ ही साथ में इस लाइन में दिस हाईलाइट्स इंडियाज रोल इन शेपिंग मेजर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। और ये लाइन ये भी हाईलाइट करती है कि जो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन चल रहा है उसका कारण क्या है। तो वो लाइन कौन सी है, एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, ये वाली लाइन थी। तो इसी के साथ हमारा जो ये था चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज योर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।